तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। हमने अभी तक पढ़ा था कि रूढ़ि विधायन के पुरोगामी होती है तथा उससे श्रेष्ठ होती है तथा विधायन को रूढ़ि के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यह सिद्धांत मूल लक्षण है। समाजशास्त्री विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, नैसंगिक विधि विचारधारा की ऐतिहासिक विचारधारा। तो यूपी लोअर 2002 और यूपी पीसीएस 2002-2005 पूछा गया था। तो रूढ़ि विधायन की पुरोगामी होती है। तो संयुक्त ऐतिहासिक विचारधारा की रूढ़ि विधायन की पुरोगामी होती है तथा उससे श्रेष्ठ होती है तथा विधायन को रूढ़ि के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यह सिद्धांत ऐतिहासिक विचारधारा का मूल लक्षण है। ऐतिहासिक विचारधारा रूढ़ि को विधि का प्रमुख स्रोत मानती है। इस विचारधारा के अनुसार विधि निर्माण में रूढ़ि विधायन श्रेष्ठ है, जबकि विश्लेषणात्मक विचारधारा रूढ़ि को विधि के निर्माण में गौण स्थान देते हैं। विश्लेषणात्मक विधिशास्त्री विधायन को ही वास्तविक विधि मानते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे का है कि फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविनी ने संप्रेरित किया है कि विधायन की पूर्व रूढ़ि का स्थान है। रूढ़िगत व्यवहार के अनुकूल विधायन होना चाहिए। रूढ़ि विधायन से महत्वपूर्ण नहीं होती है, रूढ़ि विधायन से वरित होती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट 2, 3, 4 है, 1, 3, 4 है, सी है 1, 2 और 4 और डी है हमारा 1, 2 और 3। यूपी सीजे 2003-14 में पूछा गया है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविनी ने संप्रेषित किया है। क्या किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो उसमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर सी है 1, 2 और 4। विधायन के पूर्व रूढ़ि का स्थान रूढ़िगत व्यवहार के अनुकूल विधायन होना चाहिए और चौथा रूढ़ि विधायन से वरी होती है। ये सब है। तो व्याख्या इसका देख लीजिए। विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री से विधि का मत है कि रूढ़ि का स्थान विधायन के पूर्व होता है, क्योंकि दीर्घकाल के निरंतर प्रचलित रूढ़ियों को ही विधायन द्वारा कानून का रूप दे दिया जाता है। सेविनी के अनुसार विधायन को रूढ़िगत व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए। सेविनी ने रूढ़ियों को लोगों को लोक चेतना तथा राष्ट्र की इच्छा का प्रतीक मानते हुए रूढ़ियों को विधायन से वरीयता प्रदान की है। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन? ये रूढ़ि वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं है। किसने कहा था? मेन ने कहा था, सेविनी ने कहा था, आइंस्टीन या बेंथम ने किया था। यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? रूढ़ि वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं। किसने कहा है? सही उत्तर है बी, सेविनी ने कहा है। तो सेविनी ने क्या कहा है? विधिशास्त्री की ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक विधिशास्त्री सेविनी का मत है कि रूढ़ि वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं है। सेविनी ने विधि के ऐतिहासिक विकास का प्रतिपादन करते हुए लोक चेतना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक वैध प्रथा का आधारभूत तत्व नहीं है? पहला है प्राचीनतम, दूसरा है निरंतरता या तीसरा है अनिश्चितता या चौथा है डी है हमारा शांतिपूर्ण उपयोग। यूपी सीजे 2016 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रथा का आधारभूत तत्व नहीं है? तो सही उत्तर हमारा सी है अनिश्चितता। यह वैध प्रथा का आधारभूत तत्व नहीं है। तो विधि मान रूढ़ि के आवश्यक तत्व लक्षण क्या है? पहला है निरंतरता होना चाहिए, दूसरा है वैध संविधियों के अनुरूपता होना चाहिए, तीसरा है तर्क संगतता होना चाहिए, चौथा है ग्राह्यता होना चाहिए, पांचवा है निश्चितता होना चाहिए और छठा है शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग है। सेविनी तथा सर हेनरी मैन आदि ऐतिहासिक शाखा के विधिशास्त्रियों ने रूढ़ियों को ही विधि का प्राथमिक स्रोत माना है। रूढ़ि प्रथा से संबंधित प्रमुख वाद सिम्पसन बनाम बेल 1872, मुसम्मात सुबहानी बनाम नवाब AIR 1941 PC 21 तथा बाबा नारायण बनाम सबूसा 1943 2 MLJ 186 आदि है। तो ये सब विधि रूढ़ि के आवश्यक तत्व हैं, ये सब याद रखिएगा और ये वाद भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? रूढ़ि निश्चित होनी चाहिए, तत्व नहीं है।
और ये तो होनी चाहिए किसी रूढ़ि का स्मृतित काल के से उपयोग किया जा रहा हो। रूढ़ि युक्त होनी चाहिए। और अगला ऑप्शन क्या, मौलिकता होनी चाहिए। तो सही उत्तर है हमारा नहीं होनी चाहिए, तो वो मौलिकता नहीं होनी चाहिए। तो यूपी लोअर स्पेशल 2003 पूछा। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या आप देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन एक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। रूढ़ि को निश्चित होना चाहिए, रूढ़ि को युक्त होना चाहिए, रूढ़ि की निरंतर अनुपालन आवश्यक नहीं है, रूढ़ि के सविधि के समरूप होना चाहिए। यूपी सीजे 2015 पूछा गया। सही उत्तर क्या होगा, 13 का सी, रूढ़ि को निरंतर अनुपालन आवश्यक नहीं है, अनुपालन आवश्यक है। इसमें रूढ़ि के आवश्यक तत्वों में एक निरंतर है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका निरंतर अनुपालन किया जा रहा है। अपवादियों स्थितियों में रूढ़ि का पालन आदि नहीं किया गया या पालन करना संभव नहीं रहता तो उसकी निरंतर समाप्त नहीं कहा जाएगा। जैसे मार्कस वी डीनी 1905 2 CA 838 के बाद में कुछ समय के लिए भूमि के जलमग्न होने के कारण मछुआरों के जाल सुखाने के अधिकार को प्रभावित नहीं माना गया है। अगला है, विधिमान रूढ़ि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या है, गलत है। यह पुरातन हो, उसका प्रयोग शांतिपूर्ण किया गया हो, यह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त हो, यह निश्चित और एक रूप हो। RAS RTS प्री 2008 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा सी, यह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। ये मिथ्या है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या ऊपर देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। प्राचीनता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, शांतिपूर्ण उपयोग होना चाहिए, असुसंगता होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए। सही उत्तर हमारा डी है। यूपी सीजे 2013, उत्तराखंड PCS 2005, यूपी PCS 1998 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। निरंतर नहीं है, ये याद रखें, निरंतर, मौलिकता, निश्चितता या सुसंगता। तो आवश्यक तत्व नहीं है। सही उत्तर हमारा होगा बी, मौलिकता। यूपी PCS 2002 में पूछा गया, यूपी लोअर 2002 में इसको पूछा गया है। 17 हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है। निश्चिंता, युक्ता, निरंतर, नैतिक बल। सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, नैतिक बल का कहीं भी उसमें जिक्र नहीं है। तो यूपी PCS 2007 में यह पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, वैध रूढ़ि के लिए आवश्यक नहीं है। प्राचीनता, युक्ता, निरंतर, सरकार द्वारा अनुमोदन। सही उत्तर क्या होगा, डी, यह आवश्यक तत्व नहीं है। यूपी लोअर प्री 2004 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने न्याय के दो भागों वितरात्मक न्याय तथा शुद्धात्मक न्याय में विभाजित किया था। डेविन ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, एक्विनास ने। यूपी सीजे 2016। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है बी, अरस्तु ने। अरस्तु ने न्याय के दो भागों में वितरात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड सुधारात्मक न्याय, रिस्टोरेटिव जस्टिस में बांटा, जहां उनके विचार के अनुसार वितरात्मक न्याय नागरिकों के मध्य वस्तु, धन, सम्मान इत्यादि से संबंध में तथा सुधारात्मक न्याय व्यक्तिगत विषयों के प्रयोजन होता है। अगला क्वेश्चन का, एक रूढ़ि जिसकी प्राधिकारिता उसकी स्वीकृति तथा बाध्य होने वाले पक्षकारों के मध्य करारों में सम्मिलित किए जाने पर सशर्त आधारित होती है, वह है समान रूढ़ि, विधिक रूढ़ि, स्थानीय रूढ़ि या अभिसमयात्मक रूढ़ि। यूपी PCS प्री 2009 में पूछा गया। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा डी, अभिसमयात्मक रूढ़ि। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य में व्याख्या इसकी देख लीजिए। सामान्य रूढ़ि को दो प्रकार बताया है, विधिक रूढ़ि तथा अभिसमयात्मक रूढ़ि। एक रूढ़ि जिसकी प्राधिकारिता उसकी स्वीकृति तथा बाध्य होने वाले पक्षकारों के मध्य करारों में सम्मिलित किए जाने पर सशर्त आधारित होती है, अभिसमयात्मक रूढ़ि कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पूर्व निर्णय के अंतर्गत कही गई या की गई प्रत्येक बात सम्मिलित है जो पश्चात्मक आचरण के लिए एक निश्चित वस्तु प्रस्तुत करती है। किसने कहा है, तो भैया किसने कहा है, कीटन ने, ग्रे ने, सामंड में, जैक्सन ने। यूपी PCS 2009 में पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, कीटन, ग्रे, सामंड, जैक्सन। सही उत्तर हमारा होगा बी, ग्रे ने कहा है। उपयुक्त कथन में ग्रे महोदय का है कि सामंड के अनुसार न्यायिक पूर्व निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा निर्णय है
जिसमें विधि का कोई सिद्धांत निहित होता है। कीटन के अनुसार न्यायिक पूर्ण निर्णय न्यायालय का निर्णय जिसकी कतिपय मात्रा में प्रामाणिकता होती है। इसके फलस्वरूप न्यायालय के निर्णय विधि के सूचक के रूप में उच्च प्राधिकरण प्राप्त करते हैं। विधि के स्रोतों की विवेचना करते हुए निम्नलिखित में से कौन कहता है कि न्यायालय सावित्री के मृत शब्दों के जीवन फूकने का कार्य करते हैं? हार्लैंड, ग्रे, सामन, आइंस्टीन। सही उत्तर है पीसीएस 2001 में पूछा गया बी, ग्रे ने यह कथन अपनी पुस्तक नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ में कहा है कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूकने का कार्य करते हैं, जबकि हार्लैंड, सामन एक आइंस्टीन न्यायालय द्वारा निर्मित विधि को वास्तविक विधि नहीं मानते। निम्नलिखित में से कौन देश निरानुसार के सिद्धांत का पालन करता है? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान। यूपी लोअर स्पेशल 2-3 पूछा ए, इंग्लैंड। निरानुसार का सिद्धांत इंग्लिश विधि का एक सर्वमान्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्व निर्णय प्राधिकारापूर्ण तथा बाध्यकारी होता है, इसका अनुसरण किया जाना आवश्यक है। निर्वाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस अधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करता है जिससे वह व्यक्त किया गया। ये कथन किसने कहा है? मैक्सवेल का, सामंड का, जीपी सिंह का या क्रेज का? सही उत्तर क्या होगा? यूपी सीजे 2016 में पूछा गया था, तो सही उत्तर इसका बी होगा, सामंड ने कहा है। तो निर्वाचन के संबंध में उपयुक्त कथन विधि शास्त्री सामंड का है। 25वां क्या है? न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण करते। इस विचार के समर्थक हैं ग्रे, डाइसी, सामंड, ब्लैकस्टोन। न्यायाधीश केवल विधि की खोज नहीं करते बल्कि विधि का निर्माण करते हैं। ग्रे, डाइसी, सामंड, ब्लैकस्टोन। यूपी पीसीएस 2008 से उत्तर ए, ग्रे ने कहा है। तो विधि शास्त्र के विश्लेषणात्मक तथा समाजशास्त्री दोनों विचारधाराओं के संबंध अमेरिकी विधिशास्त्री ग्रे ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ में मत व्यक्त किया है कि न्यायाधीश केवल विधि की खोज नहीं करते परंतु विधि का निर्माण करते हैं। न्यायाधीश की विधि का वास्तविक निर्माण है कि न्यायिक पूर्ण निर्णय से इस सृजनात्मक या निरात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रे ने किया तथा इंग्लैंड में इस मत के प्रमुख समर्थक डाइसी थे, जिनका मत था कि आंग्ल विधि का अधिकांश भाग न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।